हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर इंजीनियरिंग का 2019 का जो पेपर था, तो जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन्स इज़ इन द रेंज ऑफ। तो देखो कितना होता है, ये 6 से 12 होता है, लेकिन ये इसके आसपास कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है? ये बी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जो पेट्रोल इंजन होता है ये ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक है, और ऑटो साइकिल में जो आपके 4 प्रोसेस होते हैं उसमें 2 आपके कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट का रिजेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ देता कि डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो उसका होता है 16 से लेके 22 होता है। और इसमें भी आपके 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है और आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का रिजेक्शन होता है और 2 आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर इज़ यूज्ड फॉर। कार्बोरेटर हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? एसआई इंजन में, जो क्या करता है, एयर प्लस फ्यूल को होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। कहाँ पे? इंजन के सिलेंडर के अंदर मतलब एंट्री करने से पहले ही बनाता है। ठीक है, और सीआई इंजन में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? सीआई इंजन में हम लोग फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करते हैं, मतलब कि जब सक्शन का प्रोसेस होता है आपका डीजल इंजन में, तो सिर्फ एयर आता है। ठीक है, फ्यूल कब आता है? जब हम लोग एयर को कंप्रेस कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आता है फ्यूल इंजेक्टर, फिर वहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो इस वाले के लिए आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोरेटर कहाँ यूज़ होता है? एसआई इंजन, जिसको हम लोग ऑटो साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको दे दिया गया है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि इन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर। ठीक है, स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर मतलब जैसे कि जो हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन जो यूज़ होता है ना, तो उसमें सारे सिलेंडर एक साथ, मतलब कोई सक्शन देता है तो कोई आपको पावर देगा, किसी में एक्सपेंशन हो रहा हो तो किसी में कंप्रेशन हो रहा है। तो आपको अगर उसमें जो स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर करने से क्या होता है कि यहाँ पर एक बैलेंस बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उस बैलेंसिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं फायरिंग ऑर्डर, वो क्या होता है? डी होता है। इसको आप लोग याद रखना, 1342। ठीक है, 1342, इसको याद रखना। क्या? 1342 इसका याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेशर द प्रेशर डेवलप्ड डिपेंड्स ऑन। तो ये डिपेंड करता है, सारी चीज़ पे डिपेंड करेगा। इनलेट टेम्परेचर पे, इम्पेलर वेलोसिटी पे और कंप्रेशर इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि जो कंप्रेशर होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, एक होता है रोटरी कंप्रेशर। ठीक है, एक होता है रोटरी कंप्रेशर। तो फिर रोटरी कंप्रेशर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग एक बोल देते हैं क्या? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक को बोल देते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आपका वैन टाइप आते हैं, स्क्रू टाइप आते हैं, और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में आपका कौन सा आता है? एक्सियल फ्लो कंप्रेशर आता है और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेशर आता है। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन पे हम लोग डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग, वो अगर सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग क्या होता है? सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर होता है या तो डबल एक्टिंग कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियरेंस रेशियो इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज़। तो ये आपको पता है कि क्लियरेंस रेशियो जो होता है ये किसका? 2 वॉल्यूम का रेशियो होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, द नॉकिंग टेंडेंसी इन पेट्रोल इंजन विल इंक्रीज इन। तो जो नॉकिंग का टेंडेंसी होगा, देखो कब ये इंक्रीज होने वाला है? जब इंजन के अंदर स्पीड हम लोग डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, स्पीड इन डिक्रीज, मतलब जब इंजन का स्पीड डिक्रीज़ करेंगे तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो कौन कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे पेट्रोल इंजन की जो नॉकिंग है वो डिक्रीज़ करेगा? तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि आप आर को कम रखो। ठीक है, कंप्रेसर रेशियो का आर को कम रखोगे तो नॉकिंग कम होगा। ठीक है, इनलेट टेम्परेचर T1 को कम रखोगे तो नॉकिंग कम होगा। उसके बाद आपका जो स्पीड है, स्पीड को ज़्यादा रखोगे तो नॉकिंग कम होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र ये बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए तो ये सारे आपके ऊपर वाले क्या हो गया, मतलब नॉकिंग कम करने के फंडे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि नॉकिंग बढ़ेगा क्यों? कि अगर आप स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट्स एज कम्पेयर टू डीजल इंजन प्लांट। ठीक है, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब जो गैस टरबाइन प्लांट होता है जो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है डीजल इंजन से, इसलिए इसका आंसर डी होता है। और ब्रेटन साइकिल में भी आपके 4 प्रोसेस होते हैं। अगर पीवी डायग्राम की मैं बात करूँ तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और कांस्टेंट प्रेशर ही हीट का रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? 1 - 1 अपॉन प्रेशर रेशियो गामा -1 अपॉन गामा होता है। और प्रेशर रेशियो को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी आइडियली। ठीक है, आइडियल केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए गैस टरबाइन द प्रेशर रेशियो में बी इन द रेंज। तो प्रेशर रेशियो देखो क्या दिया हुआ ऑप्शन में, किस किस रेंज में हो सकता है। तो भैया प्रेशर रेशियो को अगर हम लोग बात करें गैस टरबाइन में, तो इसका जो रेंज होगा ये 16 से 18 होना चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द जेट वेलोसिटी एंड एरोप्लेन वेलोसिटी। तो जेट वेलोसिटी माइनस एरोप्लेन का जो वेलोसिटी होगा, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इससे क्या होगा, लेस द प्रोपल्सिव पावर एफिशिएंसी जो मिलेगी आपको लेस मिलने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट रीहीटिंग आफ्टर फर्स्ट स्टेज। ठीक है। तो अगर आप रीहीटिंग करते हो कहाँ पे, गैस टरबाइन में, सिंपल सी बात है यार, रीहीटिंग का मतलब क्या होता है, तो रीहीटिंग करने से आपका जो ये क्या करता है, आपको डिक्रीज़ कर देता है थर्मल एफिशिएंसी से। सिर्फ आप ये याद रखो कि अगर आप रीहीटिंग का प्रोसेस करते हो, रीहीटिंग कहाँ पे करते हैं लोग, टरबाइन में करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक टरबाइन है, ठीक है, इस टरबाइन से मान लो अगर जो यहाँ से कंबसन चैम्बर से जो गैस आ रहा होगा, पहले इस टरबाइन में मान लो एक्सपेंशन होगा, मतलब ये अपना जो इसके पास हीट एनर्जी होगा वो इसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कराएगा, फिर और एक टरबाइन होता है। ठीक है। तो जो रीहीटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि वर्क आउटपुट को बढ़ाना, लेकिन रीहीटिंग के कारण क्या होता है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। सिर्फ ये याद रखो। ठीक है। और बेल कोलेमन साइकिल इज नोन एज, तो बेल कोलेमन जो साइकिल होता है उसको हम लोग रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। क्या, रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्सपेंशन वॉल्व इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन। तो रेफ्रिजरेशन मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है। आपको पता होगा कि जो टीएस डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इसका कुछ टीएस डायग्राम यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 आपका हो गया कंडेंसर। ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। और 3 से 4 हो गया आपका आइसेंथैल्पिक, ये आपका डॉट डॉट है, क्यों, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। 3 से 4 मतलब 3 और 4 पॉइंट की एंथैल्पी सेम होती है, जिसको हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। और 4 से 1 क्या होता है आपका इवेपोरेटर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसकी टेम्परेचर जो है जिससे हमको जिसका हीट कम करना है, मतलब जिसका टेम्परेचर कम करना है, उससे इसका टेम्परेचर मतलब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे मान लो रेफ्रिजरेंट है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है सपोज करो, और जिसका मान लो हमको टेम्परेचर कम करना है उसका 50 है। तो जब ये रेफ्रिजरेंट जो है 50 वाले के सामने से होकर जाएगा, तो 50 - 20 क्या होगा, ये आपका हीट का ट्रांसफर होगा, ये 50 से घट जाएगा, ये 20 से इसका बढ़ जाएगा। तो ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है। यहाँ पे कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं, फिर यहाँ कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होता है। कंडेंसर एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है। उसमें कुछ नहीं होता है कि जो गर्म वाला जो रेफ्रिजरेंट है उसके सामने से एक ठंडा वाला कोई फ्लूइड को फ्लो करवा दो, वाटर या कुछ ऐसा फ्लूइड फ्लो करवा दो जो गर्म वाले से उसका टेम्परेचर कम है, तो अपने आप उसका हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फिर क्या होगा, 3 पॉइंट पे आता है, फिर ये सैचुरेटेड लिक्विड हो जाता है। फिर अगर ये 4 पॉइंट पे रेडी रहता है क्या, हीट को लेने के लिए। तो ये हो जाएगा भैया क्या दिया होगा आपका कि इन रेफ्रिजरेशन एक्सपेंशन वॉल्व इज़ इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन। तो ये कहाँ से कहाँ होता है, देखो 3 से 4 के बीच होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए भैया, ये हो जाना चाहिए आपका ये कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच। तो अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है। ये बोल रहा है कि इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर, भैया ये इवेपोरेटर है, ये कंप्रेसर है, उसके बीच थोड़े रखते हैं। तो एक्सपेंशन डिवाइस इवॉल्व कहाँ होगा आपका, कंडेंसर के बाद है और इवेपोरेटर के पहले। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये करेक्ट कर लेना आपको। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बैंक ऑफ ट्यूब्स एट द बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ वेपर कंप्रेशन टाइप आर। तो वो क्या होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर ट्यूब बोलते हैं। द वेट बल्ब डिप्रेशन इज 0 व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल्स। तो वेट बल्ब डिप्रेशन जो होता है ये होता है क्या, डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको एक 5 बोलते हैं हम लोग, ये होता है PV/PVS आप लिखते हो, 5 = PV/PVS लिखते हो। ठीक है। तो ये जो आपका कर्व है इसको बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। मतलब इस पॉइंट पे 5 रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, 100% होता है या तो 1 होता है। इस पॉइंट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात कर लो, या तो वेट बल्ब की बात कर लो, या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात कर लो, सारे टेम्परेचर इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए क्या बोल रहा है कि वेट बल्ब डिप्रेशन 0 कब होगा, जब ये दोनों 1 हो जाएंगे। 1 - 1 क्या होगा, 0। तो ये कब होने वाला, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो या तो 100%। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल से भैया कौन सा प्रोसेस नहीं होता, ये थर्मल नहीं होगा, क्योंकि डीजल साइकिल के अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं तो ये क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। ठीक है। फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है। ये 4 प्रोसेस हो गया।
कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, कितना 400, आप इसको बोल सकते हो 4,11,860 किलोजूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 केजी फ्यूल को जलाने से, ठीक है, कितना आपका एनर्जी रिलीज होने वाला है, उसी को उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल ऑयल इज, तो ये कितना था 0.75। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड का सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है 0.75। द रेफ्रिजरेंट इजीली यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन इज, तो एरोप्लेन में जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली क्या रहता है आपका, एयर होता है, ठीक है, क्या रहता है, एयर होता है। और द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ए रेफ्रिजरेंट शुड भी, ये क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, ये मतलब स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। सिर्फ आपको ये याद रखो, रीज़न क्या है उसको भी छोड़ो, क्योंकि वो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और है, उसको सिर्फ आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक इंजन है, वो डीजल साइकिल पे वर्क करता है, हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो देकर रखा हुआ। कटअप रेशियो के बारे में बोलता है कि ये है 5% ऑफ द स्ट्रोक, फाइंड द एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी। तो देखो यार, आपको सिर्फ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको रो मिल जाए और आर मिल जाए, तब निकाल सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका हो गया पीवी डायग्राम। तो ये 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन और 3 से 4 एक्सपेंशन और 4 से 1 हीट का रिजेक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट होता है, 3 पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन सिलेंडर के अंदर बंद हो जाता है। तो कट मतलब कट इन यहाँ पे इस पॉइंट पे हो रहा, कट आउट फ्यूल का यहाँ पे हो रहा, तो कटअप कितना हो गया, V3 - V2 कटअप हो गया। ये जो आपका कटअप है, यहाँ पे कटअप रेशियो बोल रहा है ना, टेक प्लेस एट 5, तो कटअप रेशियो की बात कर रहा है ना, तो V3 - V2 आपका कटअप हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 5% ऑफ द स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है भैया, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट जितना होता है, तो ये हो गया आपका 5% ऑफ V1 - V2। अब दोनों साइड में आप क्या करो ना, V2 से आप जब डिवाइड कर दोगे तो आप यहाँ से एक जो रिलेशन निकल कर आता है, सिर्फ आप उसको याद रखना, रो -1। अब जितना परसेंटेज बोलेगा स्ट्रोक का, वो उतना, सपोज R% बोला, तो यहाँ पे R% लिख लेंगे इंटू R-1, जहाँ पे रो हो गया कटअप रेशियो, जिसको हम लोग V3/V2 बोलते हैं, ठीक है। आर को कंप्रेशन रेशियो, जिसको V1/V2 बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करके रखा है, यहाँ पे कटअप कंप्रेशन रेशियो 20 देकर रखा हुआ, गामा का वैल्यू देकर रखा हुआ, यहाँ से रो निकाल लेना, और रो भी मिल गया आपको, सब मिल गया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1-1/R⁻⁴ गामा-1 इंटू रो⁴ गामा-1 अपॉन गामा इंटू रो-1। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।